केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले एक साल में उनकी चाल, भाषा और बर्ताव ने पूरी दुनिया को असहज कर दिया। एक सैन्य ऑपरेशन को वो लाइव तमाशे की तरह बयान करते हैं, ताकत के इस्तेमाल को काल्पनिक कहानियों की तरह पेश करते हैं और ये बताने से भी नहीं हिचकते कि किसी देश की किस्मत को कंट्रोल रूम से कैसे पलट दिया गया। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये मानसिकता की झलक है। कभी खुद को सबसे ताकतवर बताते हैं, कभी खुद ही अपने आप को तानाशाह कहते हैं, कभी जमीन हथियाने की बातें करते हैं, कभी टैरिफ वाला दबाव लगाते, कभी युद्ध की धमकी देते हैं। ट्रंप अब खुद को किसी नियम, किसी मर्यादा, किसी ग्लोबल सिस्टम से बहुत ऊपर मानने लगे हैं। दुनिया भी समझने लगी है कि ये ऐसा किरदार बन चुके हैं जिसके हाथ में ताकत तो बेहिसाब है, लेकिन उस ताकत को संभालने का संयम नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन सबके बीच उनके पास सबसे खतरनाक हथियारों का नियंत्रण है। अगर सोचने की प्रक्रिया ही इतनी अस्थिर हो तो दुनिया कितनी सुरक्षित रह जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के बिगड़ते नर्वस सिस्टम का पूरा विश्लेषण आज करने वाले प्रहार में। दूसरी खबर, ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की एंट्री की है। गाजा पीस बोर्ड के जरिए ट्रंप ने माहौल ऐसा बनाया जैसे वो बहुत बड़े पीस मेकर हो। इस पीस बोर्ड के जरिए ऊपर से तो शांति की बात हो रही है, लेकिन अंदर से ताकत और लालच की सौदेबाजी चल रही है। दुनिया को सुलह का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कंट्रोल और कब्जे की कहानी रची जा रही है। कौन सदस्य बनेगा, कौन बाहर निकलेगा, बैठक कब होगी, किन मुद्दों पर बात होगी, सब कुछ ट्रंप तय करेंगे। ट्रंप इस पीस फोरम के जरिए गाजा पर सीधा कंट्रोल जमाने में लगे हुए हैं। साथ ही यूएन से अलग एक उस जैसा ही मंच भी खड़ा करना चाहते हैं। और अब पाकिस्तान ने भी ये बोर्ड ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस फैसले से पहले ना तो संसद से पूछा, ना जनता से राय ली, बस फैसला सुना दिया। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बवाल मच गया है। पाकिस्तान के लोग इसे फिलिस्तीन के हक के पीछे धोखा बता रहे हैं। धार्मिक जमातें सड़कों पर उतर आई हैं और सरकार इसे शांति में योगदान कहकर बचाव करने में लगी है। कैसे पाकिस्तान ने इस पीस फोरम में शामिल होकर फिलिस्तीन को बेच दिया है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर प्रयागराज की है। माघ मेले में मौजूद अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले बहस छिड़ी कि ये वास्तव में शंकराचार्य हैं या नहीं। उस मुद्दे पर सफाई और सबूतों का दौर चल ही रहा था कि अब प्रशासन ने उन्हें मेले से बाहर करने तक की चेतावनी दे दी है। मेला प्राधिकरण की ओर से भेजे गए दूसरे नोटिस में कहा गया है कि नियमों की अनदेखी हुई है। संवेदनशील वक्त में भीड़ के बीच ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वहीं संत समाज भी इस विवाद को लेकर दो धड़ों में बंट गया है। कुछ संत खुलकर उनकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे परंपरा और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। इशारों में ही सही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संतों के भेष में छिपे कुछ काल नेमियों का जिक्र किया है। आखिर ये काल नेमी कौन है? क्या ये इशारा अवि मुक्तेश्वरानंद की ओर है? पूरा अपडेट देंगे आपको, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की करने जा रहे हैं, क्योंकि एक असंतुलित नेतृत्व हजारों परमाणु हथियारों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले बात इसी। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले ग्लोबल सवालों के साथ, क्योंकि बात दरअसल ये है कि क्या आप एक सनकी के हाथों में बंदूक देना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। सवाल है कि क्या आप एक ईगोइस्टिक और अकड़ू व्यक्ति के हाथ कोई हथियार देना पसंद करेंगे? आपका जवाब इसको लेकर भी नहीं ही होगा। और सबसे आखिरी सवाल है कि क्या आप किसी अहंकारी और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के हाथ में चाकू देना भी पसंद करेंगे? आपका जवाब वही होगा, नहीं। लेकिन आज अमेरिका की जनता ने गौर से देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में क्या थमा दिया है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि कितनी शक्ति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। ये देखिए, ये वो ताकत है जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी के हाथ में लग चुकी है। कल तक पूरी दुनिया परेशान थी कि किम जोंग कहीं कुछ गलत ना कर बैठे,
लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंता में है कि अपने अहंकार में कहीं ट्रंप दुनिया में विश्व युद्ध ना करवा दे। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि वो इन हथियारों को खिलौना समझ बैठे हैं और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक हथियार की चाबी भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही है। मतलब कहीं भी किसी भी पल किसी भी देश में वो अपना ये B-2 बॉम्बर छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है वो परमाणु बटन जो हर पल डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में रहता है। मतलब दुनिया में जितने भी पूर्व तानाशाह रहे हैं, उन्होंने अपने समय में जितने लोगों की जान ली है, डोनाल्ड ट्रंप महज एक बटन दबाकर उससे भी बड़ी तबाही ला सकते हैं, भयंकर तबाही। न्यूक्लियर बटन तो कई देशों के हाथ में, लेकिन पाकिस्तान और ट्रंप के हाथ में इस बटन का होना विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जो चंद सिक्कों की खनक के आगे एटम बम बेच सकता है, तो वही डोनाल्ड ट्रंप परमाणु की धमकी देकर ग्लोबल गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। बीते दिनों ही मदुरो को जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला से उठवाया, आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ट्रंप अपनी शक्तियों से अहंकार के समंदर में डूब चुके हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। उन्हें इस बात की गलतफहमी हो चुकी है कि सिर्फ वो ही ताकतवर हैं। हथियारों का जखीरा देखकर ट्रंप को इस बात का भ्रम हो चुका है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी अहंकार में वो एक देश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाकर कुछ देखिए इस तरह से अपमानित करते हैं। ये तस्वीर तो आपको याद होगी, जैसा कि उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया था। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब बात ये हो रही थी, जेलेंस्की चाह रहे थे कि युद्ध रुकवाया जाए, और ट्रंप ने क्योंकि बड़बोलेपन में जब चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो शांति दूत हूं, मैं दुनिया में युद्ध रुकवाऊंगा, यूक्रेन युद्ध तो मैं आते ही रुकवा दूंगा। उसके बाद जब मुलाकात हुई तो कैसे जेलेंस्की के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर बर्ताव किया, यहां तक कि जेलेंस्की अपना खाना पीना छोड़ के वहां से चले गए थे। इस तरह की बदमजगी हुई थी। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने उन लोगों पर नरमी दिखाई है जो शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की तरह उनके खानदानी नौकर बन चुके हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से पूरा विश्व परेशान है। और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के लोगों ने सत्ता गलत हाथों में सौंप दी है। जिसे देश से ज्यादा दुनिया पर दादागिरी झाड़ने में मजा आता है, उस शख्स को सत्ता मिल चुकी है, और वो इस दादागिरी को दिखाकर मोगैम्बो की तरह खुश होता है। लेकिन बीते कुछ समय से ट्रंप की हरकतों को देखकर अब ये सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप के साथ सब कुछ ठीक नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन लड़खड़ा चुका है? क्या ट्रंप को कोई खास बीमारी हो चुकी है? और क्या यही वजह है कि वो एक सनकी की तरह पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझ बैठे हैं? Drop the thing. Once he gets it, और देखिए कल दावोस में माफ कीजिएगा, बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप कैसे एक नासमझ की तरह बर्ताव करते दिखे, वो भी देखना जरूरी है। उसे इस बात से आपको समझना चाहिए कि वो ग्रीनलैंड को आइसलैंड बोलते रहे, ग्रीनलैंड का नाम ही नहीं ले पाए। अजरबैजान को अबरबैजान बताने लगे। कुछ लोग इसे कर्मा बता रहे हैं, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त पर जो बाइडेन की जमकर खिल्ली उड़ाया करते थे, उनकी एक्टिंग किया करते थे कि वो पागल हो गए हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में ट्रंप की खिल्ली उड़ रही है। सुनिए जरा कैसे खो गए अपनी बातों में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं। आप खुद सुनिए। I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. The border was out of control. We fixed it with the strongest border anywhere in the world. And I've now been working on this war for 1 year, during which time I settled 8 other wars
India, Pakistan. I settled other wars that were. Vladimir Putin called me, Armenia, Azerbaijan. He said, I can't believe you settled that one. They were going on for 35 years. I settled it in one day. Then President Putin called me. He said, you know, I can't believe I worked on that war for 10 years trying to settle it. I couldn't do it. I said, do me a favor, focus on settling your war. Don't worry about that one. आपने सुना, ऐसा लग रहा है कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति अपनी तारीफों पर तारीफ किए जा रहा है। तारीफ तो दूसरे करते हैं, खुद ही तारीफ करते रहना, अपनी बड़ाई करते रहना है, बताना कि मैंने ये युद्ध रोका, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसी वाले मोड में रहते हैं ट्रम्प जब से इस बार सत्ता में आए हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि कोई मनोवैज्ञानिक दिक्कत है क्या, तो उसके पीछे कुछ साक्ष्य है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, किसने कहा है, क्यों ये खबर आई है, चलिए डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। क्योंकि मनोरोगविद यानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैंडी ली की एक किताब प्रकाशित हुई, किताब पब्लिश हुई, और उस किताब का नाम था डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसमें 27 मनोचिकित्सकों ने ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसके बारे में बताया है, और उन्होंने ट्रंप के व्यवहार में खतरनाक प्रवृत्ति का आकलन किया, जो उनका बिहेवियर है उसको पूरा स्टडी किया है। कई मनोचिकित्सकों ने ट्रंप में नार्सिस्टिक और पैरानॉइड पर्सनालिटी बताया, नार्सिस्टिक और पैरानॉइड। वहीं बीते साल भी ट्रंप के चेहरे के दाहिने और एक स्पष्ट झुकाव को देखा गया है, जो बीते साल ट्रंप के गिरते स्वास्थ्य के बारे में कई अफवाहों के तौर पर भी सामने आया था। व्हाइट हाउस ने कभी कभी अप्रत्याशित स्पष्टीकरण पेश किया, जब तक की खबरें उड़ी तो कहा गया, लेकिन पिछले राष्ट्रपतियों के विपरीत कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड ट्रंप को लेकर जारी नहीं हुआ। केवल व्हाइट हाउस के चिकित्सक की रिपोर्ट ही दिखाई गई, सामने रखी गई। ट्रंप के पिता फ्रेड की अल्जाइमर रोग के चलते मौत हुई थी, अल्जाइमर्स हुआ था उन्हें। अक्सर उनकी भतीजी वैज्ञानिक मैरी ट्रंप ने यह बात जिक्र करते हुए बताई है, कई बार बताई है। अल्जाइमर एसोसिएशन यह अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो सकता है, कहा जाता है। अपनी मानसिक फिटनेस को लेकर ट्रंप हमेशा से ही बहुत डिफेंसिव रहे, बचाव करते रहे हैं। ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि वो कई कॉग्निटिव टेस्ट में पास हुए हैं, यानी वो कहीं भी कोई डिसऑर्डर के शिकार नहीं है। वो ये प्रूव करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वहां अमेरिका में जब इस तरह की कोई खबर उड़ती है तो व्हाइट हाउस आता है सफाई देने के लिए। और इस बार भी जब सवाल पूछे गए, जब अजरबैजान को अबरबैजान कहा गया, ग्रीनलैंड को आइसलैंड कहा गया, उनके जो बिहेवियर है उसमें कुछ अप्रत्याशित चीजें देखी गई, तो सवाल किया गया उसको लेकर वहां पर प्रेस सचिव ने क्या कहा है यूएस की, आप उन्हें भी सुनिए। On another note, I know that many in the media have been speculating about bruising on the president's hand and also swelling in the president's legs. So in the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House medical unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. मतलब जो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है लेविट, वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, 70 साल की उम्र के व्यक्ति का स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए वैसा, ये कोई बहुत अप्रत्याशित चीजें नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर जो निशान है वो दरअसल ज्यादा लोगों से हाथ मिलाने की वजह से। हम आपको वो निशान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़े ये निशान ये बताने के लिए काफी है कि ट्रंप को कोई ना कोई बीमारी तो जरूर ही है जिसे छिपाया जा रहा है, और इसके कुछ लक्षण भी समय समय पर दिखते रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप एक कैबिनेट मीटिंग के बीच कुछ इस तरह की आउट ऑफ बैलेंस, उनका जो पूरा जेस्चर है, आप देखिए पोस्चर है, वो आउट ऑफ बैलेंस नजर आया। वो बार बार बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो नींद में भी हो सकते हैं। ये देखिए तस्वीर, देखिए ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद हो जा रही हैं, क्या झपकी ले रहे हैं। आउट ऑफ इंटरेस्ट ये तस्वीरें वायरल हुई कि क्या इस मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, झपकियां ले रहे थे, या कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, ये उसके भी लक्षण हो सकते हैं। इसको लेकर चर्चा है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कैबिनेट मीटिंग में झपकी लेता है? आपने ऐसा देखा है कहीं? और ये एक बार की कहानी नहीं है।
ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ओवल ऑफिस की है, जहां डोनाल्ड ट्रंप की हालत कुछ इस तरह की थी। मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही साफ पता चल सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप देखिए, बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं, वो एब्सेंट माइंडेड से आंखें बंद किए बैठे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें इंटरेस्ट, या तो डिसइंटरेस्ट है या तो उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल गुम हो चुके हैं। देखिए, इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से बीमार है? क्या ट्रंप की सनक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन दुनिया में बड़ी तबाही भी ला सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के बीते 1 साल का कार्यकाल एक बात की तस्दीक करता है कि वो दुनिया में शांति का मुखौटा लगाकर लौटे थे, लेकिन उनके हाव भाव ये बताते हैं कि उनके दिमाग में युद्ध चल रहा है। मादुरो को घर से उठाने के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि पूरी कार्रवाई को वो कमांड सेंटर से लाइव देख रहे थे और ये सब कुछ उनके लिए एक टीवी शो के जैसा था, उनके व्यक्तित्व और विचारों पर बड़े सवाल खड़े करता है। ट्रंप की इन बातों से दुनिया को इस बात का तो आभास हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत से बौखला गए हैं। वो इस गुमान में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हैं, कभी खुद को तानाशाह बताने लगते हैं। I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. तो कभी एक भू माफिया की तरह जमीन हड़पने की बात करने लगते हैं। ट्रंप खुद को दुनिया का दादा समझ बैठे हैं। लेकिन देर से ही सही, दुनिया को ट्रंप के अंदर छिपे उस शख्स के बारे में पता चल रहा है जो एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन बन चुका है। कहते हैं कि शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ट्रंप के पास बेशक ताकत तो है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। और जब एक गैर जिम्मेदार के हाथों में ताकत आती है तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और ट्रंप के अस्तित्व को लेकर भी अब यही कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार और उनकी हरकतों को देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, तो वहीं उनकी मानसिक हालत को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। मतलब जो ट्रंप कल तक पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत पर सवाल खड़े करते थे, आज वो खुद सवालों में है। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि क्या एक अकड़ू, अहंकारी, अव्यवस्थित, अराजक और आत्मविरोधाभासी व्यक्ति का 1000 थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के ट्रिगर्स पर उंगली होना विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है या नहीं? अगर 1% भी इसका जवाब हाँ होता है तो अब इस प्रवृत्ति पर ही सबसे बड़े प्रहार की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ट्रंप की बीमारी अब दुनिया के ऊपर एक खतरे की तरह मंडरा रही है। दरअसल ट्रंप के दिमाग में अब युद्ध हावी हो चुका है। वो युद्ध को भी एक खेल समझ बैठे हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति की गद्दी संभालते ही ट्रंप ने सबसे पहले रक्षा मंत्रालय का नाम बदल युद्ध का विभाग रख दिया था। मतलब वो रक्षा नहीं बल्कि युद्ध करने को उतावले हैं। आप देखिए कैसे नाम बदला गया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया इसे। Hey, this is not just on paper. That is focused on winning wars, not just perpetually defending, making sure we know exactly what the mission is and that the troops are sent there to succeed and win. So the Department of War has. ट्रंप युद्ध को भी एक खेल समझ बैठे हैं और अब तो 2026 में सबसे खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं, जहां कल दावोस में उन्होंने खुलकर दुनिया के सामने कह दिया कि वो नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं। मतलब ट्रंप की सोच विध्वंसकारी है। आप खुद सुनिए। I've signed an order directing and approval of many new nuclear reactors. We're going heavy into nuclear. I was not a big fan because I didn't like the risk, the danger. But they have the progress they've made with nuclear is unbelievable, and the safety progress they've made is incredible. We're very much into the world of nuclear energy, and we can have it now. और देखिए, और ये सोच कितनी खतरनाक है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दिन में कई बार मूड स्विंग होता है, कई बार वो अपनी बातों से यू टर्न लेते हैं, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के पास हर वक्त परमाणु हथियारों का बटन रेडी रहता है। मतलब ट्रंप सो रहे हो या जाग रहे हो, उनके साथ हर वक्त न्यूक्लियर बटन मौजूद रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कैसे हर वक्त ये परमाणु हथियारों का कंट्रोल रहता है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर बटन, ये जो बैग आप देख रहे हैं, इसमें हर वक्त मौजूद रहता है। जहां वो जाते हैं, कहीं कोई देश विजिट कर रहे हैं, कहीं वो सो रहे हैं घर पे, कहीं वो मीटिंग्स ले रहे हैं, ये जो बटन है वो इस बैग में
इस सूटकेस में रेडी रहता है। वो जब चाहे इसको प्रेस कर सकते हैं और जिस तरह का उनका मूड स्विंग रहता है, जिस तरह से वो मनमाना रवैया रखते हैं, पता ही नहीं कि वो अगले पल क्या कर दें। वो अगले पल कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित है। हर वक्त परमाणु हथियारों का कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। हमने आपको तस्वीर दिखाई, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और बहुत ध्यान से इस खबर को समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका में हर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उसके बाद उसे एक ब्लैक ब्रीफकेस मिलता है, हर राष्ट्रपति को, और इस ब्रीफकेस को अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बम का कंट्रोल बटन होता है, जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, और अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बैठते ही इसका कंट्रोल उस शख्स को मिल जाता है जो कुर्सी पर काबिज होता है। इस अमेरिका के राष्ट्रपति का एक इमरजेंसी इसे बैग कहा जाता है। चमड़े का ये ब्रीफकेस हर समय राष्ट्रपति के पास रहता है। राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, एक सैन्य सहायक इसे साथ में रखते हुए ले जाता है। अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल गुप्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए होता है। न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर राष्ट्रपति की पहचान के कोड होते हैं और ये राष्ट्रपति को नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर से सीधा सीधा जोड़ती है। ये सेंटर पेंटागन के नीचे स्थित एक परमाणु बंकर है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले के समय भी ये काम करता रहेगा। इस बंकर में मौजूद लोग न्यूक्लियर अटैक होने पर भी बच सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ फीट के दायरे में रहता है। अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है। आपको याद है ना, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराए थे। किस तरह की तबाही आज तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कहा जाता है। हिरोशिमा नागासाकी, आपको याद होगा, ये परमाणु हमला हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया था। अमेरिका के पास करीब 5177 परमाणु बम है। अब ये हमने आपको आंकड़ा बता दिया, इसमें से परमाणु बम एक ही काफी होता है, इतने सारे की तो जरूरत भी नहीं है। इनमें से करीब 1770 को तैनात किया गया है, 1930 हथियार रिजर्व। उनमें से 400 जमीन से जमीन पर मार करने वाले हैं, 970 सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले परमाणु बम में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 300 परमाणु बम अमेरिका के एयरबेस पर रखे गए हैं, वहीं 100 परमाणु बम यूरोप में स्थित अमेरिकी बेस में रखे गए हैं। ये इतने सारे परमाणु बम उनके पास हैं और अगर एक का भी इस्तेमाल कर लिया सनक में अपनी, तो बहुत तबाही होगी। हिरोशिमा नागासाकी से अभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो इस तरह की न्यूक्लियर वेव्स के चलते आफ्टर इफेक्ट में वहां का जीवन अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में परमाणु बमों का एक पूरा का पूरा गुच्छा है, पूरा बुके है, लेकिन ट्रंप जैसे व्यक्ति के हाथों में ये इतने सारे परमाणु बम कैसे दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, इसका खतरा आप इस बात से समझ सकते हैं कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने वाली सारा मैथ्यूज भी कह रही हैं कि ट्रंप पागल हो गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह का बयान दे रही हैं, उनके साथ काम कर चुकी हैं। ट्रंप की पूर्व सहयोगी ने और क्या कहा है, सारा मैथ्यूज की हम बात कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या उन्होंने बोला है। सारा मैथ्यूज व्हाइट हाउस की पूर्व डेप्यूटी सचिव रह चुकी, यानी बहुत क्लोजली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम किया है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में साथ रही हैं। जनवरी 2021 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब उन्होंने प्रतिक्रिया दी इतने लंबे समय बाद। सारा ने कहा है कि ट्रंप अब पागल हो गए। ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद पर उन्होंने मैथ्यूज ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्रंप को मानसिक रूप से बीमार बताया। सारा की ये टिप्पणी मीडिया में अब वायरल है क्योंकि उनके साथ काम कर चुकी हैं और उसके बावजूद पूर्व सहयोगी अब कह रही है कि जो ग्रीनलैंड वाली जिद है ये पागलपन है। अब आप पूरी बात को ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंबे समय तक काम करने वाली सारा सार्वजनिक रूप से बता रही है कि डोनाल्ड पागल हो चुके हैं, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को यह कहकर डरा रहे हैं कि उनके पास सीक्रेट वेपन है, वो वेपन जो कुछ भी करने में सक्षम है। आप सुनिए जरा। So now our country and the world face much greater risks than it did ever before because of missiles, because of nuclear, because of weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got them in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. They said, what the hell is going on? Those defensive systems were made by Russia and by China. So they're going to go back to the drawing boards, I guess.
तो सुना आपने, सीक्रेट वेपन का जिक्र खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हैं मंच से, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि दुनिया को कितना डर लगेगा कि ये नया वेपन क्या है। बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द हैं, क्या है ये सीक्रेट वेपन। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सीक्रेट वेपन की बात कही है, कबूला है। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को पकड़ने में सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ट्रंप ने इस हथियार की पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसके असर को बहुत अद्भुत बताया है। ट्रंप के इस बयान के बाद रशिया अलर्ट पर आ चुका है और वो इस हथियार से जुड़ी जानकारियां खोजने में लग गए हैं। चीन भी इसको लेकर टेंशन में आ गया है, इसे पक्के पूरी तरह से टेंशन में आ चुका है। असल में इस हथियार को लेकर अटकलें तभी से लगाई जा रही थी जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा था, उनकी तरफ से बयान आया था कि मादुरो के ठिकाने पर हुए हमले के दौरान वेनेजुएलाई जो सैनिक थे वो ढेर हो गए थे, उनकी नाक से खून बहने लगा था और वो उल्टियां करने लगे थे। ये बयान उनका आया था। एक कथित गवाह के बयान का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि जैसे ही वो डिवाइस चालू हुआ, शुरू हुआ, वैसे ही तेज लहर जैसी आवाज आई और ऐसा लगा मानो सर अंदर से फट जाएगा, इतना प्रेशर माइंड में क्रिएट हो गया। उस गवाह के अनुसार कई सैनिक उस वक्त जमीन पर गिर गए थे और फिर खड़े ही नहीं हो पाए, वो सस्टेन नहीं कर पाए उस प्रेशर को। गवाह ने कहा कि उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं महसूस किया। विशेषज्ञ बताते हैं कि साउंड हथियार तेज ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और इनके सामने वाले को भ्रम, सरदर्द, संतुलन बिगड़ना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, वो समझ ही नहीं पाता कुछ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी इन हथियारों पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इनके दीर्घकालिक असर को लेकर अब चिंता जताई जाती रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि वो हथियार से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। रूस चाहता है कि अमेरिका की इस तकनीक को लेकर और जानकारी मिले, जिससे वो उसको लेकर तैयारी कर सकें। तो अब आप सोचिए कि सोनिक वेपन का जिक्र, जिसके जरिए मादुरो को पकड़ा गया, वेनेजुएलाई जो सैनिक थे उनको पूरी तरह से जमीन पर ला दिया गया, ये सब कुछ हुआ, उसका जिक्र एक इंटरनेशनल फोरम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक मतलब अपने गुमान में खोए हुए हैं, उन्हें जो शक्ति है उसका संतुलन करना नहीं आता, उसमें चूर हो चुके हैं उसके नशे में। और इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ जा कहाँ रहा है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अति महत्वाकांक्षी, विस्तारवादी, उपनिवेशवादी व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विश्व के जो जिम्मेदार नेता हैं सभी को इस बात के समन्वित प्रयास करने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस तरीके की जो बेहद नकारात्मक नीतियों पर किस तरीके से लगाम लगाएं। देखिए, दुनिया ट्रंप की सनक से खतरे में हो सकती है, लेकिन भारतवासियों पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे शौर्यवान वीर सेना तैयार हैं और इस वीर सेना का जोश हमेशा की तरह है। उसकी एक झलक आपको दिखा फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, तिरंगे के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे जब तक नौसेना के कंटिंजेंट मार्च न करे, ये कर्तव्य पथ गर्म नहीं होता। तो देखा आपने भारतीय सेना का जोश कितना हाई है, 26 जनवरी की किस तरह की तैयारियां चल रही है। और यही बताता है कि चाहे अमेरिका हमारे लिए कितनी भी जद्दोजहद कर ले, भारत पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि आईसीसी के अल्टीमेटम से अब बांग्लादेश बौखला गया है। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलने का ऐलान बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेगा। आईसीसी के अल्टीमेटम को बांग्लादेश ने नहीं माना है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड अब खेलेगा वर्ल्ड कप। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, ये रिफ्ट तभी से देखा जा रहा था जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, और उस समय जब आईपीएल के लिए बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को जो चुना गया था शाहरुख खान की टीम की तरफ से, उस खिलाड़ी का जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया गया था सिलेक्शन। और उसके बाद अब बांग्लादेश कह रहा है कि वो नहीं खेलेंगे और हमें इतनी जरूरत भी नहीं उनकी, हमने स्कॉटलैंड को इसके लिए चूज कर लिया। और देखिए, T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान भी कहा जा रहा है कि अब बहिष्कार कर सकता है, यानी बांग्लादेश के नक्शे कदम पर पाकिस्तान भी चलता दिखाई दे रहा है।
पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, बांग्लादेश ने बहिष्कार दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब ये देखिए, ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, अब बांग्लादेश ने कह दिया कि भाई हम भी नहीं खेल रहे। तो अब पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा, इसको लेकर सवाल है। T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान भी बहिष्कार कर सकता है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, जो हम तक जानकारी पहुंची है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की चेतावनी पहले दी थी और अब बांग्लादेश ने जब बहिष्कार किया है तो पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो आईसीसी के सिक्कों की खनक पर नाचने वाला पाकिस्तान अब क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं पाकिस्तान की हर चाल अब बेनकाब होती जा रही है, वो एक्सपोज होता जा रहा है। दुनिया में आतंक फैलाने वाला मुनीर शांति के नाम पर ऐसे बोर्ड में जा बैठा जिसे दुनिया ट्रंप का निजी क्लब कह रही है, प्राइवेट क्लब। एक तरफ पाकिस्तान का ये मुल्ला दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ गला काट दस्ता तैयार कर रहा है, साजिश की नापाक स्क्रिप्ट लिख रहा है। और हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड की करने जा रहे हैं, क्योंकि उसको लेकर फैसला हुआ है दावोस में, जिसमें अब आतंकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि गाजा शांति योजना के समर्थन में यह फैसला कर लिया गया है। जो पाकिस्तान आतंक की कठपुतली है वो शांति योजना की बात कर रहा है और खुद एक इस्लामिक कंट्री होकर मुसलमानों को दगा देने जा रहा है। मतलब ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये फिर से प्रूव हो गया है। अपनों का गला भी काट सकते हैं, जिसको लेकर फिलिस्तीन की ये जंग कह रहे थे। अब उसी पर जो गाजा प्लान बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें सिर्फ फायदा देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भी पाकिस्तान ने हिस्सेदारी कर ली है, क्योंकि उन्हें अमेरिका के आगे पीछे घूमना है पैसों के लिए। लेकिन ट्रंप के जिस गाजा प्लान, कब्जे के प्लान में पाकिस्तान शामिल हो रहा है, जिसे गाजा बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है, वो है क्या, पहले वो आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, डिटेल बता देते हैं। देखिए, सितंबर 2025 में ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया, गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर एक योजना बनाई, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव रखा गया। कई देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भी भेजा गया। ट्रंप का दावा है कि इसका मकसद संघर्षों को सुलझाना है, लेकिन बड़े जानकार इसे ट्रंप का निजी क्लब बता रहे हैं, प्राइवेट क्लब। दावा है कि बोर्ड ऑफ पीस एक औपनिवेशिक कोशिश है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश है, गाजा पर अपना कब्जा करने की कोशिश है, जो डोनाल्ड ट्रंप अंदर खाने करना चाहते हैं। इसका मकसद सिर्फ गाजा पर राज करना है और संयुक्त राष्ट्र के समानांतर पैरेलल में एक सिस्टम बनाना है, यूएन जैसा। ट्रंप गाजा को कब्जे में लेकर एक सिटी बनाना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे वो अपने हिसाब से चला सके। इस नए फोरम में ट्रंप के पास ही पूरी तरह से वीटो पावर होगी। बाकी सभी सदस्यों को ट्रंप नॉमिनेट कर सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं, मतलब सब कुछ उनके हाथ में है। चेयरमैन तय कर सकता है कि बोर्ड कब मिलेगा या किन मुद्दों पर बात होगी और कैसे कैसे वहां गाजा में पीस प्लान एक्टिव होगा, ये सारी चीजें ट्रंप ही तय करेंगे। तो अब आप समझ जाइए कि वो सिर्फ एक शहर बसाने का, निवेश करने का तरीका है, बिजनेस माइंड ट्रंप का एक्टिव है। इस बीच शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान में विरोध होने लगा है। खास बात यह है कि इस फैसले के पहले संसद की राय भी नहीं ली गई और ना ही इस पर चर्चा की गई। पाकिस्तान की तरफ से न्योता स्वीकार किए जाने को नैतिक रूप से अब गलत करार दिया जा रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने फैसले का बचाव भी किया, उन्हें सुनिए। ये मैं जाती राय दे रहा हूँ कि वो जो दिल उनके साथ है और किसी भी एक्सरसाइज के लिए जिससे गजा के मुसलमानों का फायदा हो या उनको कोई सुख का सांस जो है फिलहाल मिले, देन परमानेंटली उसमें प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये जो गाजा पर ट्रंप का प्लान है, इसमें कौन कौन से देश अब आ चुके हैं? जो मुस्लिम ब्रदरहुड फिलिस्तीन को लेकर बातें करता था, उस मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। हो क्या रहा है आपको बताते हैं, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। गाजा में ट्रंप का शांति प्लान जो एक्टिव हुआ है, उसमें शामिल मुस्लिम देश कौन कौन से जान लीजिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान है, इसके अलावा सऊदी अरब इसका हिस्सा है, बहरीन इसका हिस्सा है, जॉर्डन इसका हिस्सा है, वहीं कतर और साथ ही कतर के अलावा मिस्र भी इसकी लिस्ट में शामिल हो चुका है और तुर्की भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये वो देश हैं जो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब आप ये समझिए, जो बनाया गया है बोर्ड ऑफ पीस, ये वाकई क्या पीस के लिए इसकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तानी मौलाना तो कह रहे हैं कि ये धोखा हुआ है,
ये तो फिलिस्तीन जो देश चाहते थे उसकी जगह गाजा में अमेरिका को पूरी पूरी ताकत दे दी गई है, सिर्फ इसलिए कि भिखमंगों की तरह पीछे पीछे जाना है, पैसे लेने हैं, इसलिए हर बात में हामी भर दी गई है। जनता सवाल पूछ रही है, पाकिस्तानी मौलाना सवाल पूछ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गाजा पीस प्लान पर मुनीर फंस गया, उसके गले में फंदा कस गया। घर में टीटीपी बलोचों ने जीना हराम कर रखा है, पठानों ने घर के बाहर मोर्चा डाला है। वहीं पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद ने दिल्ली में बैठे बैठे पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, मुल्ला की गर्दन दबोच ली है। लेकिन सबसे दमदार हमला तो ट्रंप ने पाकिस्तान पर किया है। फील्ड मार्शल और शाहबाज को ऐसा गाजा पीस का डंडा मारा जिसे ये हुक्मरान ना तो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। लेकिन ट्रंप की चापलूसी में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, तभी तो उन्होंने पीस बोर्ड वाला न्योता स्वीकार कर लिया। अब मुल्ला मुनीर ना घर का रहा ना घाट का। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मौलानाओं की जमात, और बीच में है ट्रंप का गाजा पीस वाला प्लान जो बहुत अहम है। अगर मुनीर मौलानाओं की बात मान जाते तो ट्रंप छोड़ते नहीं। अब मुनीर बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि मौलाना खिलाफ हो चुके हैं। मुनीर शहबाज अब ट्रंप की शांति बोर्ड की वजह से घर में घिर चुके हैं। पाकिस्तान के इन लालची हुक्मरानों के पीछे अब मौलानाओं की जमात लग चुकी है। पाकिस्तान की आवाम भी इनके खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान सरकार इसे शांति की दिशा में योगदान बता रही है, लेकिन देश के भीतर इसे फिलिस्तीन के हक से समझौता माना जा रहा है। सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा रजा नासिर अब्बास ने इस फैसले को नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल फिलिस्तीनियों से उनके अपने शासन का अधिकार छीन लेती है। उनके मुताबिक ये योजना गाजा को बाहरी ताकतों के हाथों सौंपने जैसा है, जो नए दौर की उपनिवेशवादी सोच को दिखाता है। लेकिन मुल्ला मुनीर को इन सब से कोई मतलब नहीं। वो डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है, ट्रंप के तलवे भी चट सकता है। 2025 में मुनीर 3 बार अमेरिका गया, एक बार शाहबाज को भी अपने साथ ले गया। मुनीर ने ट्रंप की हर डिमांड पर हाँ की, चाहे ईरान हो, गाजा हो, सब पर हाँ में हाँ मिलाई। मुनीर ने डील में ट्रंप से डॉलर ही डॉलर मांगे। मुनीर इस्लामिक देशों का बादशाह बनना चाहता है। सोमवार को भारत में मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट के बीच हुई इमरजेंसी मीटिंग ने मुनीर के लिए नई आफत पैदा कर दी है। जिस यूएई के भरोसे मुनीर बैठा था, उसने पूरे पाकिस्तान को कूड़े के ढेर में डाल दिया है। अब मुनीर अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जहां पाकिस्तान ट्रंप की चापलूसी में लगा है, वहीं भारत के खिलाफ बॉर्डर पर नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। मुल्ला मुनीर ने जम्मू और राजौरी की सीमाओं पर गला काट दस्ता तैनात कर दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम हमले की फिराक में। मियां मुनीर को पता है कि वो भारत के आगे कितने कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उसने आतंकवादियों की 3-3 बॉर्डर्स पर तैनाती की हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान, वहीं की सेना, वहां के आतंकी भाई, सब वहां बदले की आग में चल रहे हैं। औकात है नहीं, लेकिन प्लानिंग फुल। और अब जब भारत 26 जनवरी की तैयारियों में जुटा है, तो पाकिस्तान को जिन हथियारों से तबाह किया गया था, गणतंत्र दिवस पर उन्हीं हथियारों की झांकी निकलने वाली है। तो इस बात से मुनीर और आतंकी कंपनी की सांसें फूल गई हैं, और उसी को लेकर अब ये अपना गला काट दस्ता तैयार कर रहे हैं जो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये सब मुगालते हैं जो वो देख रहे हैं और जो पाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होना नहीं है, ऐसा कुछ संभव नहीं। इंडियन आर्मी की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं मुनीर और शहबाज, और हमारी तैयारी पूरी रहती है। लेकिन इनका ये गला काट दस्ता है, क्या क्या प्लानिंग है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं, बताते हैं है क्या ये इनकी प्लानिंग। मुनीर भारत के खिलाफ बैट एक्शन की तैयारी में। मुल्ला मुनीर ने 3 आतंकियों को टीम लीड बना दिया है। लश्कर अल-बदर आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अल-बदर का कमांडर अबू फियान राजौरी की तरफ बढ़ चुका है, जानकारी मिल रही है। लश्कर के एक दस्ते की कमान आतंकी अबू रजा के हाथ में। लश्कर का तीसरा ग्रुप भी पोजीशन लेने की तैयारी में, जो अंदर खाने पता चला है। तीनों आतंकी गुटों को बैट का मिशन सौंप दिया गया है। भारत में फिदायीन हमले के लिए भर्ती प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है। कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी एक्टिव हो गए हैं। ये गुट सरहद पर घुसपैठ और हमले की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इनपुट मिला है। लेकिन ये खबर मिलने के बाद अब तैयारी तेज कर दी गई है कि कहीं कोई गलती ना हो और इन्हें
पकड़ लिया जाए। हमारी जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव हैं सरहदी इलाकों में, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इन्होंने 3 टीमें बनाई हैं, लेकिन इन 3 टीमों को तोड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कितनी भी हसरत ये पाल लें कि भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये सिर्फ सपने में नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी हर बार की तरह पूरी रहती है। और पहले भी हम बता ही चुके हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर हम अपनी पे आ गए तो किस तरह से अंदर घुसकर मार सकते हैं। जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वहीं 3 दिनों से शंकराचार्य का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव के हालात बन चुके हैं। हो क्या रहा है बताते हैं आपको। पिछले 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए। पूछा गया है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ली जा सकती है। इसको लेकर ये देखिए नोटिस जो हम आपको दिखा रहे हैं, नोटिस की कॉपी वो जारी कर दिया गया है। देखिए शंकराचार्य को भेजे गए दूसरे नोटिस में और क्या कुछ लिखा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए फटाफट बता देते हैं कि लिखा क्या है। मौनी अमावस्या के दिन आपातकालीन बैरियर तोड़ने का आरोप इन पर लगा है। बिना अनुमति पालकी से संगम स्नान की इन्होंने कोशिश की, इससे भीड़ में भगदड़ का खतरा पैदा हुआ। मेले की व्यवस्था बिगड़ी, जन सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। नोटिस में 24 घंटे में संतोषजनक जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर सुविधाएं निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है। माघ मेले में हमेशा के लिए प्रवेश बैन करने की बात भी इस नोटिस में कही गई है। और इसी बीच आपको बताएं कि सीएम योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा है कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। देखिए भाई शंकराचार्य के लिए संतों में भी 2 फाड़ दिखाई दे। माघ में हुए विवाद के बाद से लोग अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो गए हैं, उनके खिलाफ चौपाल बुलाई गई है। सुनिए जरा। माघ मेला में जो है हमेशा वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे श्री महंत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई साधु संत हो और चाहे आम जनमानस हो, सभी लोग पैदल चल करके जाते हैं, प्रेम से स्नान करते हैं, स्नान करके अपना संध्या भजन पूजन पाठ करते हैं। लेकिन इनका मेन उद्देश्य स्नान नहीं था। मेन उद्देश्य इनका ये था कि मुझे सुर्खियों में आना है। ये जब से पैदा हुआ, जब से गुरुजी के संगत में रहा, कांग्रेस में इसके गुरुजी थे, वो भगवत स्वरूप थे। हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम अभी भी करते हैं। न वेद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, न शास्त्रार्थ पढ़ा, बस मुड़ मुड़ा के एक डंडा लेकर के शंकराचार्य बन के राम के विरोध। घटना के बाद एक और विवाद गहरा गया कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के असली शंकराचार्य हैं भी या नहीं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। आप देखिए मेरी एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद हैं जो कहते हैं कि वो शंकराचार्य हैं, दूसरी तरफ है वासुदेवानंद सरस्वती, वो दावा करते हैं कि वो ही शंकराचार्य हैं। कहानी क्या है इसके पीछे आपको बताते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के साथ ही सवाल उठने लगे थे। 2022 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ था। अगले ही दिन 22 सितंबर को अभी मुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो गया था, यानी उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपाधि दे दी गई। लेकिन ज्योतिष पीठ के कई संत और आचार्य इसके विरोध में आ गए, इसके खिलाफ थे। स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि असली शंकराचार्य तो वो हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को स्वरूपानंद ने कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। 9 दिन के अंदर वासुदेवानंद सरस्वती इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अक्टूबर 2022 अभी मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी गई थी उस दौरान, और इसके बाद से कोर्ट ने उनके शंकराचार्य बनने पर कोई फैसला
नहीं किया है। यानी अभी भी ये तय नहीं है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने फैसला नहीं किया और क्योंकि दूसरे संत ने दावा बोला था। ऐसे में ये सवालों के घेरे में है, इसको लेकर विवाद चल ही रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, प्रहार में जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।